नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इस वीडियो का पार्ट नंबर 37, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 38 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का, मौर्य वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या प्रतिहार वंश का? 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोघ वर्ष के सबसे पहले हम बात करते हैं समय अवधि की, कब से कब तक इसने शासन किया। तो 814 से लेकर 878 ईस्वी तक जो है इसका साम्राज्य था। तो ये हो गया इसका समय पीरियड। और राष्ट्रकूट वंश के संबंध में अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? 4 ऑप्शन है, 1292, 1299 ईस्वी, 1296 ईस्वी या 1294 ईस्वी में। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 1296 ईस्वी जो है वो सही हो जाएगा। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने देवगिरी पर जो अपना अभियान भेजा था वो मलिक काफूर और अल्प खा जो है इनके नेतृत्व में जो है वो भेजा था। अच्छा, पिछले वाले प्रश्न में एक चीज आप ये भी ऐड कर लीजिएगा या उसको याद रखिएगा कि जो अमोघ वर्ष हैं, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना जो है वो की है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मुझे अचानक से याद आया। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कन्नड़ भाषा में जो है इन्होंने कवि राजमार्ग की रचना जो है वो की है। और ये जो है वो जैन धर्म के जो है वो अनुयायी थे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये प्रश्न हम देख चुके हैं पहला वाला, और दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग है जो पराबैंगनी विकिरण के कारण उत्पन्न होता है? मोतियाबिंद, डेंगू, पीलिया या टाइफाइड। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं पराबैंगनी विकिरण के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। और इसी में एक रोग और ऐड कर लीजिएगा मोतियाबिंद के अलावा, त्वचा कैंसर। ये भी आपका काफी बार ऑप्शन में लिखा देखने को मिलता है, त्वचा कैंसर। तो मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर दोनों ही ऐसे रोग हैं जो कि पराबैंगनी विकिरण के कारण उत्पन्न होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 317। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अनुच्छेद 315 जो है वो सही हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 एक के तहत, इसके साथ में आप ब्रैकेट लगाकर कह सकते हैं 315 एक के तहत जो संघ है उसके लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य जो है उसके लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। तो किसके लिए? संघ के लिए भी एक लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग। और जो आपका अनुच्छेद 315 2 है, इसी में 315 में 2 आ जाएगा, तब आप क्या कहेंगे कि इसमें यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। और यही आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो रख सकते हैं। तो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 315 2 है। तो 2 और 1 दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। निम्नलिखित में से किसने जांच प्रक्रियाओं के टूटने के साथ खुली जांच की पंक्ति के 3 स्तरों को विकसित किया है? जोसेफ स्वाब, जॉन डेवी, रैंडी बेल या रॉबर्ट बैन। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो
सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जोसेफ स्वाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जोसेफ स्वाब एक शिक्षक जो है वो थे और इन्होंने ही 3 स्तर थे उनकी जांच प्रक्रियाओं के टूटने के साथ जो तालमेल है उसकी खुली जांच को विकसित जो है वो किया था, और यही आपका प्रश्न में पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्ला या आर वेंकट रमन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी आर वेंकट रमन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध जो है वो नहीं चुने गए, यहाँ पर प्रश्न में नहीं जो है वो लिखा गया है। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा याद आया, जिसको एकदम रट के रखिएगा, जो बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे अभी तक रहे हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये प्रश्न बहुत बार बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा गया है। नीलम संजीव रेड्डी ये जो है प्रश्न में देखिए उपराष्ट्रपति पूछा गया था, पर मैं यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे पूर्व राष्ट्रपति या ऐसे राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध जो है वो चुने गए थे। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो भी आपका नीलम संजीव रेड्डी जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्कूल, घर और समुदाय तथा अधिगम के बीच खाई का कारण है, यानी कि उनमें दूरियां जो है उसका मेन रीजन है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है इतिहास की पाठ्यपुस्तक में दिए गए सुराग और सूत्रों का उपयोग। दूसरा कह रहा है नागरिक शास्त्र के पाठ्यपुस्तक की प्रस्तुति। तीसरा कह रहा है इतिहास की पाठ्यपुस्तक के सभी अध्याय के अंत में उपस्थित होना। और चौथा कह रहा है भूगोल पाठ्यपुस्तक में पृथ्वी तथा वहां की घटनाओं का अध्ययन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नागरिक शास्त्र जो है उसके पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति। देखिए बच्चों को हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो क्या हम बताते हैं कि उसको आप जो अपना अनुभव है उससे जोड़ें या बाहरी वातावरण से जोड़कर देखें। परंतु नागरिक शास्त्र में क्या होता है, संविधान होता है, कानून होता है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि जो भी बच्चा होता है जब उसको बाहरी वातावरण से जोड़ने का प्रयास करता है तो वहां पर एक अलगाव या खाई उत्पन्न होती है। वही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी विशेषता स्कूल, घर और समुदाय तथा अधिगम के बीच खाई जो है उसका एक कारण है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसको 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट कहने का तात्पर्य है कि आगे तक के लिए आपको ये प्रश्न काम आएगा, क्योंकि ये 2026 तक के लिए जो है वो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन जो प्रश्न है हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए 84वां संविधान संशोधन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान जो है वो रखा गया था। और ये प्रावधान यानी कि जो संविधान संशोधन ये अभी का नहीं है, 2026 देकर आप इसे क्वेश्चन लेटेस्ट का ना समझ लीजिएगा। ये आपका 2001 में जो है संशोधन जो है वो किया गया था। 84वां संविधान संशोधन ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित ज्ञान मीमांसा फ्रेम का हिस्सा नहीं है। प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सा हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है लिंग चिंताओं को संबोधित करना। दूसरा कह रहा है राजनीतिक विज्ञान के लिए नागरिक शास्त्र
के नामकरण को बदलना। तीसरा कह रहा है कि शिक्षाप्रद से और अधिक विचारोत्तेजक में पाठ्यपुस्तक की धारणा को बदलना। और चौथा कह रहा है स्थानीय धारणाओं को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्विन्यास पुनर्रचना करना। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षाप्रद से और अधिक विचारोत्तेजक में पाठ्य पुस्तक जो है उसकी धारणा को बदलना। तो केवल और केवल आप कह सकते हैं सिर्फ अधिक विचारोत्तेजक जो शिक्षाप्रद होने के लिए बदलना चाहना चाहिए, ऐसा एनसीएफ के अंतर्गत जो है वो जो मीमांसा फ्रेम है उसके अंतर्गत नहीं बताया गया। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कथन प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। दूसरा कह रहा है कि ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। तीसरा कह रहा है ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। और चौथा कह रहा है ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपको नीचे छांटना है। और ये कथन जो है वो ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित आपको जो है वो छांटने हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। जब तक मैंने प्रश्न पढ़ा तब तक आपने आंसर अवश्य सोच लिया होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 2 तथा 3 ये दोनों ही आपके जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला वाला आपका कि प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, तो कम आप कह सकते हैं, ये वाला भी कथन नहीं सही होगा। और ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य लगभग एक समान होती है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो देखिए जो ऊष्मीय विकिरण है इसकी तरंगदैर्घ्य की यदि बात करें तो 8000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 3 mm तक जो है वो रहती है। और यहीं यदि बात करें ऊष्मीय विकिरण के अलावा आपकी प्रकाश जो है इसकी तरंगदैर्घ्य तो ये आपकी रहती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ये जो है वो इसीलिए आपके दोनों जो कथन है वो जो है वो कट जाएंगे। ये जो ए के ऊपर छोटा सा गोला आप देख पा रहे हैं ये इसे एंगस्ट्रॉम जो है वो विज्ञान में जो है वो पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। एक अनुभवी शिक्षक के लिए न्यूनतम काम का अनुभव कितना? 2 से 4 साल, 1 से 3 साल, 3 से 4 साल या 2 से 3 साल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि एक अनुभवी शिक्षक के लिए न्यूनतम जो कार्य है उसका अनुभव कितना जो है वो होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ये आपको अपने मन से नहीं बताना, ये जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो बताया गया वही यहाँ पर बताना है, यानी कि वही आपको याद रखना है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है व्हाइटनर और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है विल्सन। व्हाइटनर और जो विल्सन है इनकी रिपोर्ट के अनुसार एक अनुभवी शिक्षक के लिए कम से कम काम का जो आवश्यक अनुभव है वो 2 से 4 साल तक जो है वो होना चाहिए। इसीलिए इनके अनुसार आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ था? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, कृष्णकांत या डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको बताना है ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा उपराष्ट्रपति है जो कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त जो है वो नहीं हुआ था। बहुत से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बन गए, परंतु इनमें से छांटना है आपको कौन सा जो है वो ऐसा था जो कि राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्णकांत जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति नियुक्त जो है वो नहीं हुए थे। अब ऐसे राष्ट्रपति की बात करें या ऐसे उपराष्ट्रपति की बात करें जो बाद में राष्ट्रपति बने थे तो उनमें 6 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में भी दे रखे हैं परंतु मैं यहाँ पर अलग लिख देता हूँ, ये जाकिर हुसैन जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर इनको रख देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पर आपके हो जाएंगे वी गिरी, ये हो गए तीसरे नंबर के। चौथे आपके हो जाएंगे आर वेंकटरमन जो कि आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और
5वें नंबर पे आपके हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और छठे और लास्ट हो जाएंगे के आर नारायण। तो ये सभी आपके ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि बाद में राष्ट्रपति के पद पर भी जो है वो नियुक्त हुए। पहले नंबर पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका नाम मैंने इनमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रश्न में तो यही पूछा गया था कि राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे, तो क्या ये राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे? तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में आए थे, इसीलिए इन 6 नामों में मैंने इनका नाम नहीं लिखा है, परंतु ये केवल और केवल कार्यवाहक के रूप में जो है वो आए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कृष्णकांत सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मानचित्र, पाई आरेख, वेन आरेख या आवृत्ति बहुभुज। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी पाई आरेख बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं अलग अलग रूपों में ताजा पानी की उपलब्धता को जो है आप पाई आरेख के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से जो है वो वर्णन कर सकते हैं। और एक जो पाई आरेख है उसमें प्रत्येक चाप के टुकड़े की लंबाई मात्रा के अनुपातिक जो है वो होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या राज्यसभा का उपसभापति। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय को हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका प्रधान न्यायाधीश जो है वो इनका जो कार्यभार है वो संभालेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति जो है वो होगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 की एक दैनिक समय तालिका में लचीलेपन की क्यों जरूरत है? प्रशासन को छात्रों से विभिन्न डेटा लेने की अनुमति देना, छात्रों को छूट देने के लिए, या शिक्षकों को छूट देने के लिए, या शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं दैनिक समय तालिका में लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। एनसीएफ में भी यही बताया गया है कि एनसीएफ के अनुसार आप कह सकते हैं कि वार्षिक जो कैलेंडर है उसको लागू करने के लिए दैनिक जो समय सारणी है उसमें लचीलापन होना जो है वो जरूरी होता है या आवश्यक जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही त्याग पत्र दे देते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। सही कथन का आपको चयन करना है, ये चीज का ध्यान में रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान है। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही जो है वो राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल का कार्य संभालेगा। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों यदि त्याग पत्र दे देते हैं तो मैंने बताया क्या कि उच्चतम न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय उसका जो न्यायाधीश है वो आपका कार्यभार संभालता है। तो पहला कथन का गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है, अन्य संविधानों में भी है ऐसा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति का त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल का नहीं संभालेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तब तक उपराष्ट्रपति उस पद पर रहता है। तो आपका सी भी ऑप्शन कट जाएगा। बाकी बचा कौन सा? डी ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। तो बिल्कुल आपका सही है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के आपके 3 अंग जो है वो होते हैं। यही आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। और किसकी? इतिहास की, हिस्ट्री की बुक के संबंध में पूछा गया है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में सूचीबद्ध कुछ तारीखें। दूसरा कह रहा है कि चलो याद करते हैं, चर्चा करते हैं और चलो काम करते हैं भाग। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में परिभाषाएं। और चौथा कह रहा है कि शीर्षक के अंतर्गत छोटे उपखंड की कल्पना। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा।
चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप कहेंगे सी वाली विशेषता नहीं है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में परिभाषाएं दी हों, ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है। पाठ में जहां कहीं भी आवश्यक हो, पाठ के बीच में परिभाषाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो यही आपका कह सकते हैं इस विशेषता में जो है वो नहीं आता है इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 17 की निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की एक परिभाषित विशेषता आपको बताना है। सामाजिक पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से आने वाले शासक। दूसरा कह रहा है कि शासक शासन के हित में फैसला सुनाते हैं। तीसरा कह रहा है कि विधायी निकाय की कार्यवाही टीवी पर दिखाना। और चौथा कह रहा है कि शासक सीधे एक नियमित आधार पर शासन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लोकतंत्र, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ऐसी सरकार जिसकी जो सत्ता शक्ति होती है वो लोगों के अंतर्गत होती है, तो उसे हम लोकतंत्र तांत्रिक सरकार कहते हैं। और यही आपका ऑप्शन डी में कह रहा है कि शासक सीधे एक नियमित आधार पर शासन करने के लिए जिम्मेदार जो है वो होते हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बाल और बंधुआ मजदूरी पर। दूसरा कह रहा है कि कानून संशोधन और कार्यान्वयन पर। तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आर्थिक स्थिति पर। और चौथा कह रहा है दुनिया भर में समझौता और संधियों पर हस्ताक्षर करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें किसमें जोर दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं इनमें आपको अधिकतर सामाजिक मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपका बाल और बंधुआ मजदूरी जो है वो आता है, गरीबी है, अशिक्षा है, वर्ग, जाति, लिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन पर जोर दिया जाता है। और यही आपका पूछा गया था किस पर जोर दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, तो इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो वीडियो पर आपका बनता ही है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से आप यदि नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। सभी जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, तो वहाँ पर ऐड अवश्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो इनमें से जो है वो कौन सा है। हिंदू कोड बिल, पेप्स विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है ये विवादास्पद रहा था मुद्दा, तो इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में अपनी वीटो शक्ति है उसका जो है वो प्रयोग किया गया था। और पेप्सू बिल, यहाँ पर पेप्सू विनियोग विधेयक लिखा है, परंतु पेप्सू बिल भी जो है उसमें भी यूज हुआ था 1956 में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा भी जाता है कि किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपनी वीटो शक्ति का पावर यूज जो है वो किया था, या किस संबंध में प्रयोग किया था, ये भी जो है वो पूछा जाता है। और कब किया था, तो 1984 में जो है वो किया था। और ज्ञानी जैल सिंह के बारे में यदि बात करें तो ये राष्ट्रपति जो पद पर रहे थे वो 1982 से लेकर 1987 तक रहे थे, और इसी के बीच में देखिए आपका 1984 जो है वो आता है। तो ये ज्ञानी जैल सिंह जो है वो भारत के 7वें राष्ट्रपति जो है वो थे। तो चलिए आप देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, संसद की, उच्चतम न्यायालय की, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा।
वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कल दोपहर 3 बजे, तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा। 3 बजे की लाइव टाइमिंग है। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।